और हमारे साथ डॉक्टर अशोक पाराशर मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सूर्य ग्रहण का प्रभाव होता है और ये सूर्य ग्रहण आखिर होता क्या है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सूर्य समाचार पर। क्या होता है सूर्य ग्रहण और क्यों पड़ता है? ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कोई भी ग्रहण यह एक खगोलीय घटना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है, चंद्रमा आवृत कर लेता है सूर्य की छाया को, तो उसे ही हम जनमानस के रूप में या सामान्य रूप में ग्रहण शब्द के द्वारा जानते हैं। चूंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा है, इसलिए इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जहाँ तक ग्रहों का प्रभाव है, सूर्य समस्त ग्रहों का राजा है। यह यश का, कीर्ति का, वैभव का, मान का, सम्मान का, पराक्रम का, पद का, प्रतिष्ठा का और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र के राजा अर्थात प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को इंगित करता है, उसके प्रभाव को इंगित करता है। जब सूर्य ग्रहण आदि लगता है तो विभिन्न राशियों के अनुसार राष्ट्र को और सभी जनमानस को उसके फल और अफल के अनुसार उसे शुभ या अशुभ परिणाम प्रदान करता है। जहाँ तक भारतवर्ष का परिप्रेक्ष्य है तो भारतवर्ष की पत्रिका में वृषभ लगन की पत्री है और इस स्थिति में जो ग्रहण लगा है वह तुला का लगा है। जैसा विदित है, तुला राशि में सूर्य स्वयं ही क्षीण होता है, उसकी शक्ति का ह्रास हो जाता है, क्योंकि तुला राशि सूर्य की नीच राशि है और वह केतु के साथ भी विद्यमान है। सूर्य और केतु ग्रहण दोष स्वयं में ही लगा देता है। और आज चूंकि चित्रा नक्षत्र भी है, चित्रा नक्षत्र पर चंद्रमा गोचर कर रहा है, इसलिए सूर्य, चंद्रमा और केतु के प्रभाव से यह सूर्य ग्रहण भारतवर्ष के लिए और विशेषकर 8 राशियों के लिए हानिकारक है। हानिकारक है, लेकिन इस बारे में भी आपसे पूछेंगे कि किन राशियों के लिए ये फायदेमंद है, किन राशियों के लिए नुकसान है। लेकिन चूंकि सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है, सूर्य ग्रहण को लेकर किस तरह से चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ ये आती है कि जब सूर्य ग्रहण पड़े तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चूंकि आमतौर पर हम देखें कि मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, दर्शन बंद हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण को सूतक के संबंध से जोड़ा जाता है। जहाँ तक आज के ग्रहण का प्रश्न है, 14:29 से इसका प्रारंभ काल है, मध्याह्न काल इसका 16:30 पर है और ग्रहण का मोक्ष काल 18:32 पर है। चूंकि ग्रहण काल में एक सूतक की परंपरा है और जहाँ तक सूतक की बात है तो यह जन्मा शौच के समय भी हम सूतक कहते हैं। अर्थात जब सूर्य अपने ग्रहण काल में आता है तो वहाँ से मोटे तौर पर 12 घंटे पहले सूतक का काल प्रारंभ हो जाता है। इस सूतक काल में भगवान का स्पर्श करना मना है, मंदिर का पट खोलना मना है, भोजन करना मना है, पानी पीना मना है। अर्थात कोई भी भोज्य पदार्थ या पेय पदार्थ साधारण जन को नहीं लेना चाहिए तथा भगवान आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। किंतु ग्रहण के समय में हरि नाम लेना, भगवत भजन करना, गायत्री का जाप करना, सूर्य नारायण का मंत्र करना, बल्कि शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि जन्म जन्मांतरों के पाप को समाप्त करने के लिए, पाप से मुक्ति के लिए भगवान सूर्य की आराधना उसी समय करें। मंत्र बड़ा सुंदर है, जपा कुसुम शंकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। अर्थात लालिमा से युक्त, प्रतिष्ठा से युक्त, पराक्रम से युक्त भगवान सूर्य नारायण का मैं वंदन करता हूँ। इसके साथ ही भगवान कृष्ण की उपासना और गायत्री मंत्र का जप भी बड़ा ही सुंदर माना गया है। वैदिक मंत्र भी सूर्य के लिए आया है। ओम आकृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्न अमृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। कहते हैं कि इस ग्रहण काल के पूर्ण अवधि में यदि कोई बीमार व्यक्ति इस वैदिक मंत्र का जप करता हो तो इससे रोग से भी मुक्ति उसे मिलती है, क्योंकि रोग से मुक्ति का प्रदाता स्वयं भगवान सूर्य है।
सूर्य ग्रहण को बहुत लोग मानते हैं, पूरी दुनिया में सूर्य ग्रहण माना जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि अब जो आधुनिक दौर है, इस आधुनिक दौर में कहीं ना कहीं दो तरह की बातें सामने आती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को माना जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खगोलीय घटना है तो ऐसी स्थिति में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारी जो चीज़ है चली आ रही हैं, पुरानी चली आ रही हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, केवल खगोलीय घटना है या इसका वास्तव में ग्रहों पर, नक्षत्रों पर कोई फर्क भी पड़ता है? वस्तुतः जब विश्व में तथाकथित विज्ञान का अभ्युदय नहीं हुआ था, लाखों वर्ष पूर्व हमारे ज्योतिष शास्त्रकारों ने ग्रहण की परिकल्पना की थी। आज भी हम सभी पंचांग देखकर 100 साल बाद की ग्रहण की गणना कर लेते हैं और उसके फलाफल को बता देते हैं। विज्ञान में वह क्षमता उस समय नहीं थी। आज के युग में, इस आधुनिक युग में वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि एक सहज खगोलीय प्रक्रिया है, यह एक सहज घटना है जो समय समय पर होता ही रहता है। चंद्रमा के साथ चंद्र ग्रहण, सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण, किंतु ज्योतिष में इसका बड़ा ही प्रभाव है। ज्योतिष में होता है ट्रांजिट, गोचर। तो जो हम सभी बैठे हुए हैं ये 27 नक्षत्रों के अधीन है। ये जो सारा पृथ्वी है वो 360 अंश पर है। 360 अंश को 12 राशियों में हम विभक्त किए हुए हैं और 12 राशियों को 27 नक्षत्रों में विभक्त करे हुए हैं। इसलिए निश्चित रूप से इस ग्रहण का प्रभाव सभी जन्मकालीन जन्म नक्षत्रों और राशियों पर उसके न्यूनाधिक परिणामों के अनुसार जरूर ही पड़ता है। इसलिए यह कपोल कल्पना नहीं है, यह शास्त्रकारों ने बड़ी ही सोच समझकर अपनी विद्वता के अनुसार वर्षों के अनुसंधान के बाद इसके फलाफल को पुष्ट किया है। चलिए, अगर आपकी बात माने, खगोलीय घटना के अलावा ये बहुत सारा इसका साइंटिफिक आपने बताया कि प्रूफ है, बहुत पहले से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। अच्छा, इसको अगर देखें तो जब ये खगोलीय घटना होती है तो इसका असर अगर हम बात करें तो भारत के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो किस तरीके का है? क्योंकि कोई भी खगोलीय घटना जब होती है केवल भारत के लिए नहीं होती, पूरे विश्व के लिए होती है। तो पहले ये जानना चाहूँगा कि भारत के लिए इसका कितना फर्क है और उसके बाद बाकी सवालों पर मैं आता हूँ। भारतवर्ष के लिए इसकी जो लग्न कुंडली बनाई गई वह वृषभ लग्न की बनी है। गोचर के अनुसार छठे भाव में, अष्टम भाव में सूर्य, चंद्रमा और केतु भारतवर्ष की पत्रिका में आ रहा है। अष्टम भाव दुख का है, तकलीफ का है। चूंकि वृषभ से तुला, अब यदि हम वृषभ लगन से तुला को ही लें तो अष्टम भाव हानि का है। इसलिए राजपक्ष में हानि अथवा राजकीय घटनाओं में उतार चढ़ाव की संभावना बनेगी। यह भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में यह ग्रहण शुद्ध और शुभ नहीं है। शुभ नहीं है से मतलब क्या, किस तरह की, जब आप शुभ नहीं है कहते हैं तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? जहां तक भारतवर्ष के अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव दुख का होता है, अर्थात भारतवर्ष से अभिप्राय है भारतीयों का। भारतवर्ष में आर्थिक दिक्कत आने की संभावना है। शत्रु पक्ष हम पर हावी रह सकते हैं। पड़ोस की घटनाएं हमें प्रभावित करेंगी और विश्व के परिप्रेक्ष्य में, विश्व आदि में जो ये उथल पुथल आदि हो रही हैं, इससे भी भारतवर्ष को काफी हानि या कष्ट की संभावना दिख रही है। आप बड़ा इशारा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान, चाइना, जो ऐसे देश जिनके साथ हमारा मैत्रिक संबंध नहीं है, जिनके साथ संबंध बिगड़ रहे हैं, उनके साथ और संबंध बिगड़ सकते हैं। निश्चित रूप से अष्टम भाव में बैठा हुआ सूर्य, चंद्रमा और केतु निकट पड़ोसियों से हमारे संबंध को प्रदूषित करेगा। तनावपूर्ण स्थिति आएगी और छिटफुट हिंसाएं भी होती रहेंगी। यहाँ वहाँ हल्की लड़ाइयों की संभावना भी बन रही है। खास करके भारतवर्ष तुला राशि जो है पश्चिम का है। वृषे च कन्या युग्मे तुलाय च घटे प्रतिच्यांग करकाली मीने दिशि चोतरस्याम। तुला राशि पश्चिम का बोधक है, अर्थात उत्तर पश्चिम क्षेत्र पाकिस्तान और भारत के मध्य भी छिटफुट हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। और इसका क्या असर पड़ सकता है, जो कि बहुत क्लोजली आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं और केवल आप ज्योतिष नहीं है, आपने बाकायदा पीएचडी की है ज्योतिष में, तो उस तरीके से अगर हम देखें तो और क्या फ़र्क आप देख पा रहे हैं? जहाँ तक
द्वितीय लग्न से, वृषभ लग्न से अष्टम भाव धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति विवेक का कारक है, अंतर मन को जागृत करने का कारक है। तो हमारे जो प्रधान हैं, हमारे राष्ट्र के जो संचालन करता हैं, वे अपनी प्रबुद्धता से, अपने ज्ञान से, अपने दूरदृष्टि से भारतवर्ष के स्थितियों को संभालने में बहुत ही सक्षम होंगे। उनकी दूरदृष्टता से भारतवर्ष आर्थिक रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसरित होगा। इसलिए आर्थिक पक्ष में भारत के जो वित्तीय स्थिति है उसमें कुछ खास ज़्यादा प्रभाव या दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, किंतु पड़ोसियों के साथ निश्चित रूप से दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव से दूसरा घर निकट संबंधी या निकट पड़ोसियों का है। इसलिए भारतवर्ष के उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में निश्चित रूप से हिंसक घटनाएं या दोनों सेनाओं के बीच छिटफुट हिंसाएं होती रहेंगी। छिटपुट घटनाएं होती रहेंगी और ये अपने आप में चिंता का विषय है, जो कि भारत एक ऐसा देश है जो लगातार चाहता है कि पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे बना रहे। अच्छा, ये आपने बताया कि भारत के लिए इस ग्रहण में क्या छुपा है। अगर अब पूरे विश्व की बात करें, चूंकि भारत का यकीन इस बात पर रहता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो, इस तरह की भावना आमतौर पर भारत की रहती है, तो विश्व के लिए हम क्या देख पा रहे हैं इस ग्रहण में? विश्व के दृष्टि से भारत विश्व का नेतृत्व कर सकता है, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का भी है। हमने अभी आपको बताया कि अष्टम भाव छिपे हुए शक्ति का भी है, गुप्त ज्ञान का है, छिपे हुए शक्ति का है, अंतर्मन की स्थिति का है, अंतर्मन की चेतना का है। तो जो हमारे भारतवर्ष को संचालित करने वाले हमारे प्रबुद्ध प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, निश्चित रूप से वे विश्व को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करने में सक्षम हैं और यह ग्रहण उन्हें काफी लाभ भी प्रदान कर रहा है। इसलिए क्योंकि माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वृश्चिक राशि के हैं। यद्यपि वृश्चिक राशि से सूर्य ग्रहण द्वादश भाव में है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रधानमंत्री जी की सेहत में जरूर नुकसान हो सकता है, लेकिन राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में हमें उनका उचित मार्गदर्शन मिलता रहेगा। सेहत पर नुकसान की जब हम बात करते हैं तो मतलब छिटपुट सेहत को लेकर चिंता तो सबके साथ बनी रहती है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। तो ये सेहत को लेकर कुछ गंभीर स्थिति देख पा रहे हैं आप? नहीं, कोई ऐसी गंभीर स्थिति तो नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि से बृहस्पति की स्थिति पंचम भाव में है। पंचम भाव में बैठा हुआ बृहस्पति लग्न को देखेगा, इसलिए कोई गंभीर समस्याएं नहीं आएंगी, छिटपुट समस्याएं चलती रहेंगी। जी। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें कि अगर विश्व की, जैसे आपने स्थिति बताई कि भारत विश्व गुरु बनने की स्थिति में आएगा, तो ये तो बहुत एक अच्छी खबर है देश के लिए, चूंकि विश्व गुरु बनने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और भारत हमेशा से विश्व गुरु रहा है दुनिया का, और अब अगर दोबारा बनने की स्थिति में आ रहा है तो इसके कितने प्रबल योग आप देख पा रहे हैं। और ये गणनात्मक रूप से शायद ये प्रश्न हो सकता है कि कुछ काल्पनिक हो, लेकिन लगभग कब तक आप इसको देख पा रहे हैं? जैसा अभी मैंने बताया, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नाम से उनकी जो राशि है वह वृश्चिक है और जन्म से भी उनकी राशि वृश्चिक है। गोचर के अनुसार तृतीय भाव में शनि की स्थिति है और पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति है। जब पंचम भाव में बृहस्पति होता है तो वह एकादश भाव को देखता है, वह नवम भाव को देखता है और लग्न को देखता है। एकादश भाव दूर देशों से अच्छे संबंधों को इंगित करता है। नवम भाव जिस देश का ऐसा व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो, नवम भाव अर्थात भाग्य की वृद्धि, अर्थात उस देश के भाग्य को परिवर्तित करने में सहायक हो जाता है। चूंकि तृतीय भाव में बैठा हुआ शनि बृहस्पति को देख रहा है, इसलिए अकल्पनीय, अवर्णनीय उनमें वह बौद्धिकता आएगी, वह बौद्धिक संतुलन वह विश्व में स्थापित करेंगे कि संपूर्ण विश्व सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतवर्ष की ओर आकर्षित होने लगेगा स्वतः ही।
ही सारी दुनिया भारत की ओर आकर्षित होगी। अच्छा पंडित जी, अभी हम राशियों पर भी आपसे आएंगे कि ये राशियां किसको किसका फर्क मिलने वाला है, लेकिन साथ ही साथ जो दर्शक हमारे साथ तुरंत जुड़े हैं वो ये जरूर जानना चाह रहे होंगे, चूंकि ग्रहण काल चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में एक बार दोबारा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या करें और क्या ना करें उन दर्शकों के लिए जो कि तो अभी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी के लिए उपयोगी, सर्वसुलभ जो ग्रहण काल में करने योग्य मंत्र और जप है वह भगवान कृष्ण और भगवान वासुदेव का नाम स्मरण, श्री राम संकीर्तन, गायत्री का जप और सूर्य मंत्र का जप, इनको करने से प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी। जैसा मैंने कहा, सूर्य के लिए कई मंत्र हैं। ओम घृणी सूर्याय नमः गायत्री मंत्र है, वैदिक मंत्र है, जैसा मैंने अभी पूर्व में बताया, ओम मा कृष्णेन रजसा व्रतमानो निवेशयन्न अमृतं मृत्यं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्न, इस वैदिक मंत्र का जप करें। अथवा तंत्रोक्त मंत्र भी है, ओम जपा कुसुम शंकासम काशपेयम महाद्युतिम तमवरिम सर्व पापघनम प्रणतोस्मि दिवाकरम, भगवान भुवन भास्कर की प्रार्थना करें। इसके अलावा नवग्रह मंत्र का जप भी कर सकते हैं, सभी लोगों को यह पता है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। इसके अलावा भगवान श्री राम का रामचरितमानस की चौपाई, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू ही नहीं व्यापा, इस चौपाई को बार बार जपें। कुछ भी नहीं हो तो श्री राम नाम संकीर्तन करें। चलिए दीपक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य अशोक प्राशर का भी बहुत बहुत धन्यवाद।